जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की अभी की सारी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जहां पर एक से एक बेहतरीन खबर के बीच सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप जिस देश को मानते हैं दुश्मन, जिस देश के अंदर घुसकर मारने की बात कह रहे हैं मिस्टर ट्रंप दोस्तों, जिस देश पर आग बबूला हुए ट्रंप, उस देश का सबसे बड़ा भाई बना अपना भारत दोस्तों। बताएंगे कैसे अपना भारत डोनाल्ड ट्रंप की हालत पतली कर रहा है दोस्तों। ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर भारत पर दबाव बनाने की करते हैं कोशिश, इधर भारत बिना कुछ बोले अमेरिका की और ट्रंप की स्पेशली हालत खराब करते नजर आए हैं दोस्तों। बताएंगे अब भारत कैसे अमेरिका के लिए दुश्मन देश में घुस करके अमेरिका को दे दिया बड़ा चैलेंज दोस्तों। बताएंगे क्या है बड़ी खबर। तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और व्लादिमीर पुतिन ने कर ली बहुत बड़ी तैयारी दोस्तों। तेल पर उबाल के बीच रशिया ने भारत के लिए खोल दिए नए दरवाजे। इतना ही नहीं, बताएंगे इस दिन आ रहे हैं दिल्ली व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ दोस्तों, होने वाला है इन चीजों पर साइन। इतना ही नहीं, भारत आने से पहले दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने यानी रशिया ने पाकिस्तान का भी फोड़ दिया भंडा। आईएसआई जासूस को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा दोस्तों। साथ ही बताएंगे बांग्लादेश में नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है जनरल मुनीर। आखिर भारत के खिलाफ 50 साल पुरानी कौन सी खतरनाक चाल चल रहा है पाकिस्तान। आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत की बढ़ती साख, भारत की बढ़ती ताकत का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि 2014 के बाद उसे इस नए भारत को कोई दबा या झुका या घुमा नहीं सकता, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां डोनाल्ड ट्रंप जिस देश को मानते हैं दुश्मन, भारत उसके लिए बना बड़ा भाई। 60 सालों की दोस्ती निभाते हुए भेजी 2.7 टन जान बचाने वाली वैक्सीन दोस्तों। दोस्ती और मदद का हाथ बढ़ाते हुए भारत ने वेनेजुएला को करीब 2.7 टन जीवन रक्षक वैक्सीन भेजी है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि यह वैक्सीन ग्लोबल साउथ देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, वैश्विक स्वास्थ्य को समर्थन। ग्लोबल साउथ देशों के लिए भारत की प्रतिबद्धता के तहत वेनेजुएला के लोगों के लिए लगभग 2.7 टन जीवन रक्षक वैक्सीन भेजी गई है। ये मानवीय मदद भारत के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनमें विकासशील देशों को स्वास्थ्य साझेदारी और साउथ साउथ सहयोग से मजबूत किया जाता है। इन वैक्सीन से वेनेजुएला का पब्लिक हेल्थ सिस्टम मजबूत होगा और हजारों जरूरतमंद लोगों को फायदा मिलेगा। भारत और वेनेजुएला की दोस्ती 60 साल से ज्यादा पुरानी है। 2023 में दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंधों की 64वीं सालगिरह मनाई। कराकास और नई दिल्ली में 40 साल से ज्यादा समय से दूतावास चल रहे हैं जो रिश्तों की गहराई दिखाते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और वेनेजुएला हमेशा से सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं और बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक मुद्दों पर एक जैसे विचार रखते हैं। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के साथ दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के बीच में काफी ज्यादा झड़पें देखने को मिली है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को कई बार धमकियां दी है कि अगर ड्रग्स तस्करी और अप्रवासियों को नहीं रोका गया तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने कहा कि वे जमीनी स्तर पर भी सैन्य कार्रवाई यानी वेनेजुएला के अंदर घुसकर ऑपरेशन करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा CIA को भी गुप्त अभियान की अनुमति दे दी है। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को ड्रग्स कार्टेल का सरगना बताया और उनके सिर पर इनाम भी घोषित कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर वेनेजुएला ने अप्रवासियों को वापस नहीं बुलाया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब ऐसे बीच जब वेनेजुएला को खत्म करने की कोशिश में जुटा है दोस्तों अमेरिका, खासकर मिस्टर ट्रंप, इस बीच भारत का वेनेजुएला के लिए बड़ा भाई बनना यानी वेनेजुएला को मदद पहुंचाना डोनाल्ड ट्रंप को फिर एक बार खल सकती है दोस्तों। इस मुद्दे पर भी ट्रंप आग बबूला हो सकते हैं। हालांकि ट्रंप तक ये खबरें अभी नहीं पहुंची है। देखते हैं दोस्तों ट्रंप के कान तक खबर को पहुंचने के बाद क्या रिएक्शन होता है ट्रंप का। हालांकि अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ही स्लो पॉइजन की तरह ट्रंप को झटके पर झटका देता रहे अपना भारत, जिससे ट्रंप की हेकड़ी ऐसे ही डाउन होती रहेगी, तो कमेंट जरूर करके अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है। तो नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, चौंका देने वाली, जहां तेल पर उबाल के बीच रशिया ने भी भारत के लिए खोल दिए नए दरवाजे। अगले महीने दिल्ली आ रहे पुतिन साइन करेंगे बड़ी डील दोस्तों। रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका के दबाव के बाद भारत की ओर से आयात में गिरावट कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी कच्चे तेल की खरीद के चलते 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। वहीं लगातार भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि वह रूसी तेल की खरीद से दूरी बनाए। अमेरिका के दबाव पर रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर लगे प्रतिबंधों का असर दिखने लगा और भारत का
तेल आयात रूस से कम होने लगा। रूस से कच्चे तेल पर डिस्काउंट भी बढ़ाया, लेकिन टैरिफ का दबाव भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा। दोस्त रशिया ने भी भारत की मजबूरी को समझा, इसलिए बिना विवाद संबंधों को पहले की तरह न केवल बरकरार रखा बल्कि भारत के लिए नए दरवाजे भी खोल रहा है। रूसी तेल की खरीद पर दबाव बढ़ाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बात के सपने संजो रहे थे कि तेल सप्लाई रोककर वो भारत और रूस की दोस्ती में दरार डाल सकेंगे, लेकिन ट्रंप की यह ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। रशिया और भारत के बीच संबंधों की मजबूती को ट्रंप आंक ना सके। अब रशिया की ओर से भारतीय श्रमिकों के लिए खुलने वाले दरवाजे ट्रंप की बेचैनी को बढ़ाई देगी। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पुतिन दिल्ली आने वाले हैं। 4 से 6 दिसंबर के बीच इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आ रहे पुतिन अपने साथ कई बड़ी डील भी लेकर आ रहे हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा समझौता वर्कर मोबिलिटी को लेकर है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते में भारतीय श्रमिकों के लिए रशिया के दरवाजे खुल सकते हैं। जहां एक तरफ भारत और रूस के बीच तेल सप्लाई में गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी ओर रशिया में भारतीयों के लिए नौकरी के दरवाजे खुल रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन के साथ युद्ध और घटती जनसंख्या से जूझ रहे रशिया में भारतीय श्रमिकों की भारी डिमांड है। रूस में भारत के कुशल कामगारों की आवश्यकता है। रशिया भारत की ओर उम्मीद की निगाहों से देख रहा है और चाहता है कि भारत की ओर से जो कोटा सीमित किया गया है उसमें ढील दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय श्रमिक रशिया आकर काम कर सके। उम्मीद की जा रही है कि रूस में काम करने वाले भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए दोनों देशों के बीच दिसंबर में इस पर समझौता हो सकता है। पुतिन के भारत दौरे के दौरान इस डील पर चर्चा हो सकती है। अगर दोनों देशों के बीच ये समझौता हो जाता है तो आने वाले सालों में रशिया जाकर नौकरी करने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ेगी। दोस्तों, अभी तक राजनयिक माध्यमों से संकेत है कि अमेरिका भारत रूस के इन रिश्तों और उच्च स्तरीय बैठकों पर नजर रख रहा है, लेकिन उन्होंने पुतिन की दिल्ली यात्रा के बारे में कोई सार्वजनिक स्पष्टता या प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस समय दोनों देशों के बीच मुख्य चर्चा परमाणु हथियारों की दौड़ और सुरक्षा चिंताओं पर है, ना कि भारत में पुतिन के दौरे पर। लेकिन दोस्तों, अब देखना यह होगा कि जैसे ही दिन नजदीक आएंगे, पुतिन भारत दौरे के लिए रवाना होने वाले होंगे, तब तक कोई ना कोई ट्रंप का बयान इस मुद्दे पर भी जरूर आएगा। लेकिन भारत और रशिया के बीच बढ़ती दोस्ती, पुतिन और मोदी जी के बीच बढ़ते भाईचारे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, बांग्लादेश में नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है मुनीर। भारत के खिलाफ 50 साल पुरानी खतरनाक चाल चल रहा पाकिस्तान। बता दें, पाकिस्तान नौसेना का युद्धपोत PNS सेफ 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंचा है। इससे पहले 1971 में आखिरी बार कोई पाकिस्तानी युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा था। PNS सेफ का बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंचने की इस घटना ने दक्षिण एशिया की राजनीति को गरमा दिया है। पाकिस्तान नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीन अशरफ रविवार को ढाका पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश के थल सेना प्रमुख जनरल वाकर उज्जमान और नौसेना प्रमुख एडमिरल M नजमून हसन से मुलाकात की। इससे ठीक एक दिन पहले पाकिस्तानी युद्धपोत PNS सेफ दक्षिण पूर्वी बंदरगाह चट्टोग्राम पहुंचा था, जहां उसने गुडविल विजिट के नाम पर 4 दिन का पड़ाव डाला है। पाकिस्तान नौसेना ने बयान जारी कर दिया है कि ये यात्रा ढाका के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने और ऐतिहासिक रिश्तों को फिर से जिंदा करने की उसकी प्रतिबद्धता को दिखाती है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दौरा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तानी नौसेना की बंगाल की खाड़ी में फिर से घुसपैठ करने की बहुत बड़ी साजिश छिपी हो सकती है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक दरअसल 1971 के बाद से पाकिस्तान की नौसैनिक मौजूदगी इस क्षेत्र से लगभग खत्म हो चुकी थी। अब ढाका के साथ बढ़ती नजदीकी के जरिए इस्लामाबाद शायद चट्टोग्राम या मोंगला जैसे बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट या नेवल बेस सुविधा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इससे पाकिस्तान को हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में एक नया रणनीतिक ठिकाना मिल सकता है। इससे न सिर्फ भारत की नौसेना की निगरानी क्षमता को चुनौती मिलेगा, बल्कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति के तहत एक नई कड़ी भी जोड़ी जा सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान की नौसेना के युद्धपोत का बांग्लादेश पहुंचना भारत के लिए असहज करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी न सिर्फ भारत की पूर्वी नौसैनिक कमान का क्षेत्र है, बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जरिए भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम केंद्र भी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस इलाके में कोई अस्थायी नौसैनिक लॉजिस्टिक्स पॉइंट स्थापित करने में कामयाब हो जाता है, तो यह भारत की समुद्री सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि ऐसा चीन के कहने पर किया जा रहा हो और ये असल में चीन की स्ट्रेटजी हो, क्योंकि बांग्लादेशी बंदरगाह पर पाकिस्तान के पहुंचने का मतलब चीन का ही पहुंचना है। ऐसे में हो सकती है कि अगली रणनीति म्यांमार में भी सैन्य पहुंच का विस्तार कर चीन भारत के पूर्वी मोर्चे पर दबाव और बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें, दूसरी तरफ बांग्लादेश में लॉन्च पैड बनाकर भारत पर हमले की साजिश रच रहा है दोस्तों हाफिज सईद।
हाफिज को लेकर खुफिया एजेंसियों ने बड़ा चौंका देने वाला दावा किया है। दोस्तों ये दूसरी बड़ी खबर है अब आतंकवादियों को लेकर, जहां आतंकवादी भी भारत के खिलाफ बांग्लादेश का इस्तेमाल करके भारत को दहलाने की कोशिश की चाल चलते नजर आ रहे हैं, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। यह खुलासा खुद लश्कर-ए-तैयबा के एक वरिष्ठ कमांडर ने किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद के इशारे पर बांग्लादेश को भारत पर हमले के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही है। यह जानकारी 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमेवाली में हुई एक रैली के वीडियो में सामने आई है। जानकारी के मुताबिक रैली में लश्कर तैयबा कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने कह दिया कि हाफिज सईद भारत पर बांग्लादेश के रास्ते हमला करने की योजना बना रहा है। उसने दावा किया है कि लश्कर तैयबा के आतंकी पहले से ही बांग्लादेश में एक्टिव हैं और वो ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथ ही सईद ने करीबी आतंकी को बांग्लादेश भेजा है, जहां पर वो युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़का रहा है। हाफिज सईद का यह करीबी ही बांग्लादेश में युवाओं को लश्कर तैयबा में शामिल कर रहा है और आतंकी ट्रेनिंग भी दे रहा है। 30 अक्टूबर के इस वीडियो में लश्कर तैयबा कमांडर सैफुल्लाह सैफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर रहा है। चिंता की बात तो यह है कि इस रैली में बच्चों की मौजूदगी भी थी, जो दिखाता है कि आतंकी संगठन नाबालिगों को भी जिहाद के नाम पर इस्तेमाल करने और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के पीछे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो आप ऐसा मान सकते हैं कि हाथ धोकर नई नई चालें चलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये आतंकिस्तान के आतंकी और हुक्मरान, इस पर आपकी राय तो बनती है। दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर आप भी मानते हैं कि इन आतंकिस्तान को जवाब देना अपने भारत के लिए चुटकी भर का काम है। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हुए अंत में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों फिलहाल लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति की नई मिसाल, मालदीव में बड़ी मदद से बनवाया हनी माधु एयरपोर्ट। मुइजू बोले समृद्धि का द्वार खुल गया। जी हां, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसे देश के उत्तरी भाग के लिए समृद्धि का प्रवेश द्वार बताया। राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान के मुताबिक मोहम्मद मुइजू ने रविवार को हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसे उत्तरी मालदीव की क्षमता को उभारने और वैश्विक संपर्क बढ़ाने में सहायक बताया। इसे उत्तरी भाग के लिए समृद्धि का द्वार बताते हुए, प्रवेश द्वार बताते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक भी है। तो वहीं दोस्तों जाते जाते आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अनिवार्य कर दिया वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में वंदे मातरम अवश्य कहा जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का ऐलान कर दिया है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रदेश के हर एक स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्र गीत को अनिवार्य करेंगे। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने का कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वंदे मातरम के विरोध का कोई औचित्य नहीं। वंदे मातरम का इस प्रकार का विरोध भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था। सीएम योगी जी ने कहा कि जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से एकता कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय स्तर पर सरदार पटेल की जयंती का आयोजन हो सके। पीएम मोदी आए तो उन्होंने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये ऐलान किया है दोस्तों, बिल्कुल सही और एकदम परफेक्ट ऐलान किया गया। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट करते हुए राइट डिसीजन बाय योगी जरूर कह दीजिएगा। एंड मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। लेकिन जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।